चलिए, छत्तीसगढ़ राज्य में आज हम बात करने वाले हैं कोरिया जिला के बारे में। ठीक है, कोरिया जिला एक ऐसा ऐतिहासिक जिला जो कि पहले सरगुजा के साथ जुड़ा हुआ था। ठीक है, और उसके बाद जो है धीरे धीरे करके जो है वो अपना एक पहचान बनाता है, याद रखिएगा। तो ऐसे में ऐतिहासिक घटनाओं के साथ उसके कहीं ना कहीं जो इतिहास है उसकी जानकारी मिलती है। और कोरिया जो संबंधित जिला है आपका, वो अपने आप में कहीं ना कहीं एग्रीकल्चर क्षेत्र में, और उसके अलावा जो है कोरिया पैलेस के क्षेत्र में। ठीक है, तो मतलब अगर आप उसको देखेंगे तो कहीं ना कहीं आपको तीन चार चीजें उसकी खूबियां नजर आएगी, इस जिले की खूबियां नजर आएगी। ठीक है, साथ ही साथ यहाँ पर इसको समझना है आपको कि ये जो जिला है कोरिया जिला, इसके संबंधित जानकारियों के संबंध में जब भी हम देखते हैं तो उसकी जो विशेषता है वो हमें तीन से चार चीजों में ज्यादातर नजर आती है। ठीक है, तो एक एक करके पहले बात करते हैं। देखिएगा, सबसे पहले जो हमारा टर्म्स है, हम समझेंगे कोरिया जिला के बारे में। कोरिया डिस्ट्रिक्ट, ठीक है। अब देखिएगा, कोरिया डिस्ट्रिक्ट की बात करते हैं तो इसके संबंधित क्षेत्र को अगर हम देखें तो ऐसे में हमें चार पांच मुख्य बिंदुओं पर डिस्कस करना होगा। सबसे पहला जो मुख्य बिंदु है, ठीक है, देखिएगा, सबसे पहले जो है हम बात करेंगे किसके बारे में, उसके ऐतिहासिक पृष्ठभूमि के बारे में। ऐतिहासिक पृष्ठभूमि यानी उसका जो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है, कहां से आया, ठीक है, कैसे उसके बारे में जानकारी मिलती है। इसके अलावा जो है हम बात करेंगे उसका प्रशासन, डेमोग्राफी के बारे में। इसके अलावा जो है हम बात करेंगे उसके भौगोलिक संरचना के बारे में, और इसके बाद हम बात करेंगे इसके आर्थिक और सामाजिक परिदृश्य के बारे में, और अंततः हम बात करने वाले हैं पर्यटन क्षेत्र के बारे में या पुरातात्विक एवं धार्मिक क्षेत्र। ठीक है, तो इस तरीके से हम कुछ चार पांच बिंदुओं पर हम इस जिले के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, सबसे पहला चीज देखिएगा कि अगर हम ऐतिहासिक पृष्ठभूमि की बात करें, ऐतिहासिक पृष्ठभूमि या हिस्टोरिकल बैकग्राउंड के अंतर्गत जब हम कोरिया जिला को देखते हैं तो उसको समझने के लिए पहले हमको उसके मैप को समझना होगा। थोड़ा सा समझिएगा मैप को। तो देखिएगा, कोरिया जिला जो है ये जो जिला है ये है आपका एमसीबी, जिसका गठन हुआ है 2022 में। ठीक है, और ये जो जिला है इसे कहा जाता है कोरिया। ठीक है, और उसी के पास याद रखिएगा, ये जो हिस्सा आपको दिख रहा है, ये जो हिस्सा दिख रहा है ये आपका सूरजपुर है। और इसके अलावा ये क्षेत्र आप देखेंगे तो ये बलरामपुर का क्षेत्र है। और इसी के साथ याद रखिएगा कि ये जो क्षेत्र है आपका जसपुर है, और यहां पर देखेंगे तो ये सरगुजा क्षेत्र है। ठीक है, तो इस तरीके से अगर हम इस जिले को देख रहे हैं तो इसका मतलब है कि ये जो जिला है हमारा कहीं ना कहीं सीमावर्ती जिला है, सीमावर्ती जिला है। तो यहां पर इस तरफ क्या है, तो इस तरफ आपका एमपी आता है, एमपी क्षेत्र पड़ता है। ठीक है, तो अगर आप इसके आजू बाजू या आसपास के सीमावर्ती जिलों की बात करें तो यहां पर आपका जो क्षेत्र है वो है आपका कोरबा का क्षेत्र। ठीक है, तो चार जिलों के तीन जिलों के आसपास जो है, और साथ ही साथ आपको दिखेगा कि यहां से ये जो क्षेत्र आपको दिख रहा है एमपी का, तो ये सीमावर्ती राज्य को भी टच करता है। ठीक है, अब ऐसे में समझिएगा, इसके इतिहास को समझने के लिए मैं तीन क्रमों में इसके इतिहास को समझाऊंगा। सबसे पहला जो क्रम होगा हमारा तीन क्रम। ठीक है, यानी कि तीन ऐसे सीक्वेंस में हम समझेंगे। एक समय है
जब अंग्रेजों से पहले कोरिया क्या था, ठीक है, अंग्रेजों से पहले कोरिया क्या था, उसके बाद अंग्रेजों के बाद यानी 1905 के समय, अंग्रेजों के आने के बाद जो है, और उसके बाद हम बात करेंगे कि कोरिया गठन कैसे हुआ, यानी 1998 का समय जब एमपी बना उसके बाद। ठीक है, तो ये तीन बिंदुओं पर हम डिस्कस करेंगे कोरिया के बनने के संबंध में। तो देखिए यहां पर समझिएगा, ये जो एमपी का जो क्षेत्र है, यहां पर एक राजा रहा करता था जिसका नाम था बलेंद्र, बलेंद्र शासक, याद रखिएगा। ठीक है, ये जगह है सिंगरौली, जगह का नाम क्या है, सिंगरौली का क्षेत्र। और यहां पर सिंगरौली में उनका क्षेत्र हुआ करता था जहां पर ये रहते थे, मदवास। ठीक है, बलेंद्र नाम याद रखिएगा। तो इसकी जो पावर थी वो इस पूरे क्षेत्र में एक बड़े तौर पर थी। ठीक है, कहां कहां पर, तो एमपी का क्षेत्र, एमसीबी और आपके कोरिया क्षेत्र में, इन क्षेत्रों में बलेंद्र शासक का पावर, यानी कि आप वो एक शक्तिशाली शासक के तौर पर जाना जाता था। ठीक है, समय बदला, समय बदलने के बाद याद रखिएगा, दक्षिण क्षेत्र में एमसीबी और कोरिया के क्षेत्र में कोल शासक और गोंड शासक अपनी सेना के साथ मिलकर इन्होंने क्या किया, बलेंद्र पर आक्रमण कर दिया और बलेंद्र की शक्ति को कमजोर करते हुए इन क्षेत्रों पर शासन करना प्रारंभ कर दिया। ठीक है, तो बलेंद्र का जो पावर था वो उत्तर में रह गया, कोरिया के उत्तर क्षेत्र में, और इसी ने जो है सोनहत को राजधानी बनाई थी, याद रखिएगा। ये सोनहत क्षेत्र है, तो सोनहत को पहले ये राजधानी बनाया था। ठीक है, सोनहत कोरिया में पड़ता है, याद रखिएगा। ठीक है, तो इसके संबंध में जानकारी मिलती है कि ये जो व्यक्ति है बलेंद्र, इसने जो है उत्तरी कोरिया और एमसीबी का जो पूरा एरिया है उसको कवर करके रखा हुआ था, यानी पूरा शासक वहां शासन करता था, रूल करता था। ठीक है, और यहां पर नीचे की तरफ शासन कौन करने लगा, कोल शासक और गोंड शासक। ठीक है, अब उसके अलावा याद रखिएगा, सरगुजा में जो थे, सरगुजा में जो शासक थे, याद रखिएगा, इनकी एक बड़ी रियासत हुआ करती थी। सरगुजा के शासक की एक बड़ी रियासत हुआ करती थी जिसे सरगुजा रियासत के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो यहां पर एक समय की बात है जब यह होता है कि सरगुजा के शासक जो है ना, कहीं अपने क्षेत्र से कहीं दूर चले जाते हैं किसी कारणवश। ठीक है, और महारानी महल में अकेली होती है, मतलब महारानी इनकी जो होती है वो, इनके पहरेदार तो होते हैं लेकिन वो अकेली रह जाती है। तो जो कुछ सरदार थे जो आसपास में जो है, जो शासन के विरुद्ध काम करते थे, कई बार ऐसे होते हैं बागी जो लोग होते हैं, ठीक है, उन्होंने सरगुजा में आक्रमण कर दिया था। ठीक है, यानी कुछ सरदार ऐसे थे जो इस शासक के विरोधी थे, उन्होंने सरगुजा में आक्रमण कर दिया। अब होता क्या है, यहां पर दो व्यक्ति आते हैं, याद रखिएगा। एक है आपके दलथबन शाह और एक व्यक्ति है, याद रखिएगा, धारामल शाह। ये जो है चौहान वंश के शासक रहे हैं, अग्निकुल चौहान वंश के शासक रहे हैं, जो कि उनके चचेरे भाई कहलाते हैं। ठीक है, तो दलथबन और धारामल शाह। ठीक है, इन लोगों ने क्या किया, ये लोग कहां गए थे, ये लोग पुरी गए थे, जगन्नाथपुरी। ठीक है, जब जगन्नाथपुरी गए थे तो वहां से वापस लौट रहे थे, वापस लौटते समय सरगुजा रियासत के पास रुके थे ये। ठीक है, कहां पर, तो जोड़ा तालाब है, जो अंबिकापुर क्षेत्र में जोड़ा तालाब है, वहां रुके। ठीक है, महारानी को यह बात पता चली, इन्होंने क्या किया, इन्होंने इनसे मदद मांगी और उनको राखी भेजा, और राखी भेजने के बाद जो है इन्होंने राखी बांधा और इनकी मदद के लिए आ गए और सभी सरदारों को मार भगाया वहां पर से। ठीक है, और फिर राजा को जब ये बात पता चलती है तो इन्हों को जो है ना, ये जो भैया थान, आपको सूरजपुर में आपने सुना होगा नाम भैया थान, हमने कल पढ़ा था इसको। ठीक है, तो ये भैया थान नाम क्यों पड़ा है, बिकॉज यहाँ की रानी ने, हाँ, भैया बनाया था तो उनको स्थान दिया था वहां पर, तो वो पहला कहलाता था भैया स्थान, और आज बोलते हैं उसको भैया थान। ठीक है, तो पहले ये था भैया थान, ठीक है, मतलब भैया स्थान, और अभी वर्तमान में भैया थान बन गया ये। ठीक है, अब उसके बाद देखिएगा, एक क्षेत्र है कोरिया के क्षेत्र में झिलमिली, झिलमिली। ठीक है, और इसी क्षेत्र में आता है एक मेरी, इसको चिरमी कहते थे, चिरमी पहले, बाद में चिरमिरी पड़ा, अभी इस समय जो है चिरमी के नाम से जानते थे इसको, कोयला उत्पादन क्षेत्र है। ठीक है, तो यहाँ के शासक ने इनको भैया थान, झिलमिली और चिरमिली जैसे क्षेत्र को दे दिया शासन करने के लिए, रूल करने के लिए। ठीक है, और इन्होंने क्या किया, कोल शासकों को भगा दिया, यहां से
कोल शासकों को भगा दिया। ठीक है, मैंने आपको पूरी कहानी सुनाई थी कोल शासकों को कैसे भगाया था। ठीक है, तो उस प्रकार से जो है कोल शासकों को यहां पर से भगा दिया गया। अंततः जो है यहां पर धारामल शाह का शासन बना। ठीक है, धारामल शाह का शासन बना और इस क्षेत्र में जो है इसे कोरियागढ़ कहा गया, कोरियागढ़ कहा गया। और उसके बाद याद रखिएगा कि धारामल ने जो है अपना राजधानी जो है पहले सोनहत रखा हुआ था, सोनहत के क्षेत्र में इसको राजधानी बनाया था। ठीक है, और बलेंद्र को भी यहां से भगा दिया। यानी धारामल इतना पावरफुल या शक्तिशाली हो चुका था कि इसने बलेंद्र का पूरा शासन यहां पर समाप्त कर दिया कोरिया के क्षेत्र से। और उसके बाद क्या किया, उसके बाद धारामल शाह का जो क्षेत्र था ये पूरा का पूरा कोरिया और एमसीबी यानी मध्यगढ़ क्षेत्र का, और यहीं पर अपने चचेरे भाई को जो है चांग बखार को एक रियासत बनाकर उसको सौंप दिया। यानी चांग बखार रियासत भी यहीं पर बनकर तैयार हो गया, जिसकी राजधानी थी भरतपुर। भरतपुर इसकी राजधानी थी चांग बखार की। ठीक है, और कोरिया की रियासत क्या थी, सोनहत। ठीक है, अब समय बदला, धारामल ने क्या किया, जो सोनहत रियासत था, सोनहत जो राजधानी था उसको बैकुंठपुर शिफ्ट कर दिया। और इसी के वंशजों में जो है एक व्यक्ति हुए, याद रखिएगा, जो कि समय था आपका 1901 का, 1901 में याद रखिएगा रामानुज प्रताप सिंहदेव का जन्म हुआ और उसके बाद ये शासक बने यहाँ के कोरिया क्षेत्र से। ठीक है, तो याद रखिएगा इसकी ऐतिहासिक जो कहानी है उनमें आपको ध्यान रखना है कि कोरिया की रियासत की स्थापना किसने किया था, तो धारामल शाह ने किया था। ठीक है, सबसे पहले ये किसके पास था, तो बलेंद्र शासक के पास था। आज भी आप सोनहत के पास जाएंगे ना, तो यहां पर एक पहाड़ है जिसका नाम है बलेंद्र पहाड़। ठीक है, इसी शासक के नाम पर है, याद रखिएगा। ठीक है, तो इसके शासक के नाम पर बलेंद्र पहाड़ नाम पड़ा है, सोनहत के पास है वो। और दूसरा याद रखिएगा कोरिया रियासत का स्थापना किसने किया है, धारामल शाह ने किया है। ठीक है, धारामल शाह ने किया, ध्यान रखिएगा। तो ये एक छोटी सी स्टोरी लाइन है, याद रखिएगा, जो इतिहास में घटना घटी उसके बारे में। हालांकि इतिहास बहुत बड़ा है, लेकिन आपको सिर्फ जो पॉइंट टू पॉइंट आपको समझना है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चाहे वो चिरमिरी या झिनुली जैसे क्षेत्रों में कोयला का उत्पादन करने से स्टार्ट है, तो यहाँ पर कोयला का उत्पादन स्टार्ट किया गया है ना, इन्हीं लोग के द्वारा जो है कोयला का उत्पादन स्टार्ट किया गया। और साथ ही साथ याद रखिएगा जब 1901 के बाद की बात करते हैं, तो 1930 से जो है यहाँ पर ट्रेन चलाने का भी प्रयास किया गया था, मनेन्द्रगढ़ क्षेत्र से जो है ट्रेन चलाने का प्रयास किया गया। ठीक है, तो सारी घटनाएं जो है ना इसके संबंध में फिर प्रारंभ हो जाती है कि कोरिया क्षेत्र जो है अपने आप में रियासत के तौर पर बहुत फेमस हो गया। ठीक है, और इस तरीके से कोरिया पैलेस बनाया गया यहाँ का, और धारामल शाह के जो वंशज थे उन्होंने इसको शासन किया यहाँ पर। ठीक है, तो नाम याद रखिएगा, धारामल शाह ने कोरिया की स्थापना की थी। ठीक है, अब आता है बात 1905 का। ठीक है, 1905 में याद रखिएगा, या 1905 से पहले थोड़ा सा यहां पर ध्यान रखिएगा कि कोरिया जो है 1905 से पहले, 1905 से पहले कोरिया रियासत रांची प्रांत का हिस्सा था या बंगाल प्रांत का हिस्सा था। ठीक है, लेकिन 1905 के बाद, 1905 में बंगाल विभाजन हुआ। ठीक है, 1905 के बाद बंगाल विभाजन हुआ, और विभाजन के बाद याद रखिएगा जैसे बंगाल विभाजन होता है उसके बाद आपके क्षेत्र जो है दो भागों में बढ़ जाते हैं, जिसमें कोरिया रियासत जो है ये मध्य प्रांत में शामिल किया गया। कोरिया रियासत को मध्य प्रांत में शामिल कर दिया गया। ठीक है, कोरिया रियासत को मध्य प्रांत में शामिल किया गया, और यहीं से आपका संबलपुर जो है ये बंगाल में शामिल कर दिया गया, बंगाल प्रांत में शामिल हुआ। तो इस तरीके से आपको यह भी याद रखना है कि बंगाल विभाजन के दौरान जो है कोरिया पहले, उसके पहले जो है आपका रांची प्रांत का हिस्सा हुआ करता था, और उसके बाद जो है आपका यहां से जो है मध्य प्रांत का हिस्सा बना, मध्य प्रांत में शामिल हुआ। ठीक है, तो कोरिया रियासत जो है 1905 के बाद मध्य प्रांत का हिस्सा बन गया, शामिल हुआ इसमें। ठीक है, अब बात आती है
इसी के बाद जब हम आजाद होते हैं, भारत जब आजाद होता है 1947 में, ठीक है, तो 1947 में याद रखिएगा ये डेट है आपका 15 दिसंबर का। जिसने विलय पत्र में साइन किया था वो थे रामानुज प्रताप सिंहदेव, ठीक है। रामानुज प्रताप सिंहदेव ने जो है विलय पत्र में साइन किया था, याद रखिएगा, भारत संघ में शामिल होने के लिए इन्होंने साइन किया था, ठीक है। अब अंत आता है, याद रखिएगा, जब 1998 यानी कि मध्य प्रदेश बन चुका था, एमपी प्लस छत्तीसगढ़ जो है यहां पर चल रहा था एक साथ, ठीक है। ये एमपी आपका बना है 1 नवंबर 1956 को, ठीक है। इसके साथ एमपी और छत्तीसगढ़ जुड़ा हुआ था। तो जब छत्तीसगढ़ एमपी का हिस्सा हुआ करता था, इस समय 9 जिले बनाए गए थे और उसी में से एक जिला बना था, याद रखिएगा, कोरिया का गठन हुआ, ठीक है। तो सरगुजा से, याद रखिएगा, सरगुजा से अलग करके कोरिया बनाया गया, ठीक है। तो इसका इतिहास आपको समझना होगा कि इतिहास क्या है। तो अगर आप 1600 से पहले की बात करेंगे, जब अंग्रेज यहां नहीं आए थे, तो तब के समय बलेंद्र शासक और कोरिया रियासत पहले, याद रखिएगा, इस समय जो पूरा कहानी है ना, एक्चुअल में सभी रियासतें अलग अलग हुआ करती थी, ठीक है। तो इसी समय से जो है कोरिया रियासत डेवलप हुआ। अब इस समय जो है, याद रखिएगा, धारामल शाह ने जो है कोरिया को बनाया, कोरिया गढ़ कहलाया। और उसके बाद 1905 में जो है जब अंग्रेज आ चुके थे, उस समय लॉर्ड कर्जन ने जब विभाजन किया, तो उस समय मध्य प्रांत में शामिल किया गया कोरिया रियासत को। और जब बात आती है, जब रियासतें समाप्त हो गई, क्योंकि यहां पर रियासत खत्म हो गया, अब ये भारत संघ का हिस्सा बना, तो उसके बाद जो है इसको कोरिया जो जिला बनाया गया, उसका गठन किया गया 1998 में। और ये डेट था आपका 25 मई, ठीक है, 25 मई, हाँ, 1998 में ये जिला बन गया था, ठीक है। तो याद रखिएगा 25 मई को जो है ये जिला बन गया। तो इस तरीके से इसके ऐतिहासिक पृष्ठभूमि को याद रखिएगा, कोरिया जिला क्या हुआ करता था, ठीक है। चलिए, इसके बाद देखिएगा, नेक्स्ट हम बात करेंगे इसके प्रशासन के बारे में, ठीक है। तो प्रशासन की इकाइयां हम देखने वाले हैं कि इसकी प्रशासन इकाइयां क्या क्या हैं। प्रशासनिक स्थिति, ठीक है, प्रशासनिक स्थिति, या फिर हम इसे कहते हैं प्रशासन की ऐसी इकाइयां जिसके माध्यम से पूरा कोरिया अपने आप में एक वर्चस्व को स्थापित करता है, ठीक है। यानी हम देखते हैं कि प्रशासन को करने यहाँ की जो जनसंख्या है, उस जनसंख्या के आधार पर इसकी जो डेमोग्राफी है, ठीक है, जहां पर अगर आप देखेंगे तो इस समय की बात है, यहाँ की जनसंख्या लगभग 8 लाख से लेकर 9 लाख के आसपास हुआ करता था, ठीक है। यहाँ की साक्षरता प्रतिशत जो है, लिटरेसी रेट जो है, वो 71% हुआ करती थी। लिंगानुपात 973 के आसपास हुआ करता था। और साथ ही साथ याद रखिएगा, यहाँ का जो शहरीकरण हुआ है ये बहुत कम है, 6% के आसपास, ठीक है। अब साथ ही साथ देखिएगा यहां पर तहसील की संख्या, तो तहसील हुआ करता था 4, विकास खंड याद रखिएगा, यहां के विकास खंड हुआ करते थे 3, ठीक है। विधानसभा क्षेत्र होता था 1, ठीक है, यहां पर एक विधानसभा क्षेत्र याद रखिएगा। और यह विधानसभा क्षेत्र है आपका बैकुंठपुर, ठीक है। यहां का मुख्यालय क्या है, यहां का मुख्यालय भी है आपका बैकुंठपुर, ठीक है। तो यहाँ का मुख्यालय भी बैकुंठपुर है, ध्यान रखिएगा। हमारे छत्तीसगढ़ में जो जिले हैं उनमें बहुत सारे ऐसे जिले हैं, याद रखिएगा, जिनका मुख्यालय और जिले का नाम सेम है, ठीक है। कुछ ही ऐसे जिले हैं जिनका मुख्यालय और जिले का नाम अलग अलग है, जिसमें कोरिया का नाम आता है, कोरिया का मुख्यालय बैकुंठपुर है, सरगुजा का मुख्यालय अंबिकापुर है और बस्तर का मुख्यालय जगदलपुर है, ठीक है। बाकी सभी का नाम आप सुनने को मिलेगा, सभी सेम चलते हैं, सेम नाम है, ठीक है। चलिए, तो अब देखिएगा इसके अलावा जो है, याद रखिएगा, सीमावर्ती जिले की बात करें तो सीमावर्ती जो जिला है इसमें आपका, याद रखिएगा, सीमावर्ती जिलों में जो है सबसे पहला नाम आता है सूरजपुर, एमसीबी मनेन्द्रगढ़, चिमेली, भरतपुर, ठीक है, और कोरबा, ठीक है। सीमावर्ती राज्य
एमपी, मध्य प्रदेश, और मध्य प्रदेश का सिंगरौली वाला एरिया आता है, याद रखिएगा। माफ कीजिएगा, सिंगरौली नहीं, सिंगरौली आपका सूरजपुर के साथ ये एरिया है आपका सीधी एरिया, ठीक है, सीधी, याद रखिएगा। नहीं, यूपी से टच नहीं होता है, ठीक है, हाँ, सिर्फ बलरामपुर ही उसको टच करता है और कोई नहीं टच करता है, ठीक है, यानी बलरामपुर ही केवल, क्या, हाँ, इसको ऐसे देखिए, यहां पर इसको ऐसे समझ सकते हैं आप, बलरामपुर का ये हिस्सा जैसे जुड़ेगा केवल यही यूपी का हिस्सा है, याद रखिएगा, और ये जो हिस्सा है एमपी का है, यहां से एमपी है, ये एमपी है, ये एमपी है, एमपी है, ठीक है, तो ये यूपी का केवल बलरामपुर का कुछ हिस्सा टच करता है, याद रखिएगा। और एमपी का कौन सा हिस्सा टच करता है, सीधी, याद रखिएगा। तो बलेंद्र कहां के शासक थे, सीधी क्षेत्र के, ठीक है, याद रखिएगा, ठीक है। सिंगरौली वाला क्षेत्र जो है वो सूरजपुर के क्षेत्र में आता है, ठीक है। चलिए, तो अब देखिएगा, इसके अलावा जो है प्रशासन की इकाइयों में आपको कुछ मुख्य बिंदु को याद रखना है, ठीक है, ये तो आपने याद कर लिया है। इसके अलावा आपको जिला कोड याद रखना है, तो जिला कोड जो है यहाँ का सीजी 16 यहाँ का जिला कोड है, ठीक है, 16, क्या रखिएगा। चलिए आगे देखिएगा, इसके बाद बात करते हैं इसके भौगोलिक परिदृश्य की, भौगोलिक स्थिति, ज्योग्राफिकल जो स्ट्रक्चर यहाँ का, उसके बारे में। तो देखिएगा ये किस प्रकार के ज्योग्राफिकल स्ट्रक्चर में आता है। तो सबसे पहले तो याद रखिएगा यहाँ की भूगर्भिक संरचना क्या है, भूगर्भिक संरचना यानी जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर, ठीक है, जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर की बात करते हैं, यहां देखिएगा। तो स्ट्रक्चर में या संरचना में हम ये जानते हैं कि यहां पर जो चट्टानें पाई जाती हैं वो है आपका गोंडवाना चट्टानें, गोंडवाना चट्टानें यहां पाई जाती हैं। तो खनिज क्या पाया जाएगा, यहां की मुख्य खनिज होगी कोयला, कोयला मिलता है जनरली, ठीक है। यानी अगर मैंने कल भी बताया था आपको कि हमारे भारत में जहां जहां पर गोंडवाना पाया जाएगा वहां 95% कोयला ही मिलेगा, ठीक है, तो कोयला का ही क्षेत्र होता है ये, याद रखिएगा। अब कोयला हमारे यहाँ कहां कहां मिलता है, कोरिया में, तो याद रखिएगा चर्चा, सोनहत, झिलमिली, कटकोना, और इसके अलावा पंडोपारा, ये सभी जगह का नाम है, ठीक है। तो कुछ बड़े क्षेत्र हैं, कुछ छोटे क्षेत्र हैं, और इन सभी जगह पर जो है कोयला प्राप्त होता है, ठीक है। इनमें जानने लायक बात यह है, याद रखिएगा, कि जो सोनहत है यहां पर जो कोयला मिलता है ये पूरे छत्तीसगढ़ में ऐसा कोयला नहीं मिलता, याद रखिएगा। पूरे छत्तीसगढ़ में एकमात्र जगह है जहां पर ये कोयला मिलता है, इसे बोलते हैं सेमी कोकिंग कोयला या अर्ध कोकिंग कोयला, ठीक है। तो कोयला की अलग प्रणाली है, याद रखिएगा यहाँ पर। तो सेमी कोकिंग कोयला जो है यहाँ पर पाया जाता है, बाकी सभी जगह पर कॉमन कोयला मिलता है, ठीक है। कोकिंग कोयला जो होता है ना, ये बहुत सारे इंडस्ट्री में यूज होता है, मतलब अलग से यूज होता है जनरली, ठीक है। तो कई ऐसे मेटल होते हैं जिनको साफ करने में इस कोयले का यूज होता है, कई ऐसे मेटल होते हैं, कई ऐसे रासायनिक जो प्रक्रियाएं होती है उनमें इस कोयले का यूज किया जाता है, ठीक है। तो अर्ध कोकिंग कोयला जो होता है ये थोड़ा जला कोयला होता है, ठीक है, मतलब सेमी कोकिंग कोयला जो होता है थोड़ा जला हुआ कोयला होता है, और बुझा, जला बुझा कोयला बोलते हैं इसको, ठीक है। तो उस प्रकार से कोकिंग कोयला जो है आपका तैयार होता है। तो ये सोनहत में पाया जाता है केवल, और कहीं नहीं मिलता है हमारे छत्तीसगढ़ में, ठीक है। बाकी आप देखेंगे तो झारखंड में मिलेगा आपको, उड़ीसा क्षेत्र मिलेगा, बट छत्तीसगढ़ में एकमात्र जगह है, ठीक है। खनिज के बाद याद रखिएगा यहाँ की जो पृष्ठभूमि है, भौगोलिक पृष्ठभूमि या भौगोलिक संरचना जो है, यहाँ की भौगोलिक संरचना में ये पूर्वी बघेलखंड का पठार का हिस्सा है, ठीक है। यहां पर मिट्टी जो पाई जाती है वो लाल पीली मिट्टी पाई जाती है, और साथ ही साथ याद रखिएगा इस क्षेत्र में जो फसल होता है
अधिकांशतः धान, दलहन और तिलहन होता है। ठीक है, तो ये इसकी सामान्य जानकारी याद रखिएगा। ठीक है, अब इसके अलावा देखिएगा इन क्षेत्रों में अगर हम बात करें नदियों के बारे में तो यहाँ हाँ अधिक उधर आप हाँ सूरजपुर क्षेत्र और सरगुजा के कुछ क्षेत्र में थोड़ा बहुत, जैसे बतौली वाले क्षेत्र में वो गन्ना मिलेगा। ठीक है, तो इन क्षेत्रों में गन्ना होता है, लेकिन बाकी क्षेत्रों में गन्ना नहीं होता है। ठीक है, गन्ना के लिए पानी की खेती, पानी का होना सबसे ज्यादा जरूरी है, याद रखिएगा। धान से भी ज्यादा पानी की जरूरत गन्ना को होती है। ठीक है, और हमारे यहाँ पानी की किल्लतों के आधार पर देखा जाए तो बारिश का समय ही है जो हमको अच्छे से पानी मिल पाता है। उस समय खाने का ध्यान देंगे कि गन्ना का ध्यान देंगे, तो ऐसे में हम धान फोकस करते हैं। ठीक है, और तब जब हमारे पास पानी की व्यवस्था बहुत अच्छी हो, हम सिंचाई इरिगेशन बहुत अच्छा कर पाएंगे, तो ऐसे में जो है हम गन्ना लगाते हैं। तो गन्ना लगाने के लिए फिर सरगुजा और सूरजपुर क्षेत्र में ही आपको मिलेगा गन्ना का, ठीक है, क्षेत्र। चलिए इसके बाद देखिएगा नेक्स्ट भौगोलिक संरचना के बाद जो है आप याद रखेंगे यहाँ पर मुख्य नदियां कौन कौन सी हैं। तो याद रखिएगा यहाँ पर हसदेव नदी है, उसके अलावा जो है आपका गोबरी नदी है, उसके अलावा आपका गेज नदी है। ठीक है, यहाँ की मुख्य नदियों में इनका नाम आता है, याद रखिएगा। ठीक है, पर्यटन की बात करेंगे आगे जाकर, लेकिन फिलहाल अभी इतना याद रखिएगा। ठीक है, अब देखिएगा इसके अंतर्गत जो है भौगोलिक संरचनाओं में इतना याद रखिएगा, भौगोलिक स्थिति में यहाँ की मिट्टी कैसी है, यहाँ पर खनिज क्या पाया जाता है, यहाँ पर भूगर्भिक संरचना क्या है, यहाँ पर की भौगोलिक संरचना क्या है, ये 4-5 बिंदुओं पर हम इसको कंप्लीट करते हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा जब भी भौगोलिक स्थिति बोलेगा तो ये आपको 3 बातें जरूर बताना है। उसकी चट्टान कौन सी मिलेगी, यहाँ पर कौन सी चट्टानें पाई जाती हैं, दूसरा यहाँ पर खनिज क्या होगा, तीसरा वहां पर का भौगोलिक जो संरचना स्ट्रक्चर है वो किसके जैसा होगा। ठीक है, और मिट्टी क्या पाई जाती है और यहाँ पर फसल क्या हो रहा है। ठीक है, अब देखिएगा आगे देखेंगे मैप में देखिएगा। ठीक है, तो मैप में तो देखिएगा इस जिले में इसका जो मुख्यालय है वो है आपका बैकुंठपुर। बैकुंठपुर मुख्यालय है इसका। इसके सीमावर्ती जिले की बात करें तो इस तरफ आपका मनेंद्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर है। इस तरफ आएंगे तो आपका सूरजपुर पड़ता है, इस तरफ सूरजपुर। इस तरफ जाएंगे तो आपका कोरबा पहुंच जाएंगे आप, और इस तरफ जाएंगे तो मध्य प्रदेश। ठीक है, तो इस तरीके से जो है 3 जिले और एक राज्य को टच करता है ये, याद रखिएगा कोरिया। ठीक है, पहले क्षेत्रफल काफी बड़ा हुआ करता था, परंतु समय के साथ जो जिला बन गया इसका एमसीबी का जो हिस्सा बना, इस कारण एक बड़ा क्षेत्र जो है इसका कम हो गया, याद रखिएगा। ठीक है, अब देखिए ऐसी स्थिति में जो है आपका जो बैकुंठपुर क्षेत्र है यहां से एक रूट जाता है, मनेंद्रगढ़ क्षेत्र से एक रूट आता है, याद रखिएगा, हमने इसके बारे में पहले भी पढ़ा हुआ है। और इस तरीके से जो है ये आगे गुजरता है। ये रूट जो है आपका NH43 कहलाता है। ठीक है, NH43 कहलाता है। अब इस रूट में देखिएगा पहले तो 4 तहसीलों को देखिएगा, फिर विकासखंड देखिएगा, फिर विधानसभा क्षेत्र, और उसके बाद फिर पर्यटन की बात करेंगे। ठीक है, देखिए तो बैकुंठपुर पहुंच गए, तो बैकुंठपुर पहुंचने के लिए मनेंद्रगढ़ क्षेत्र से आते हैं आप, और मनेंद्रगढ़ क्षेत्र से याद रखिएगा ये जो जगह है इसको बोलते हैं चर्चा। चर्चा, ठीक है, आगे जाएंगे बैकुंठपुर पहुंचेंगे, बैकुंठपुर से थोड़ा सा और आगे जाएंगे, याद रखिएगा 18 किलोमीटर की दूरी पर आपका पड़ता है पटना। ठीक है, जगह का नाम है पटना। और हाँ नहीं, ये पटना अलग है। ठीक है, हाँ ये आपका पटना है, याद रखिएगा, जो बैकुंठपुर पटना कहलाता है। ठीक है, तो याद रखिएगा पटना। अब इसके बाद देखिएगा बैकुंठपुर से चर्चा के सड़क पर चर्चा की तरफ जाएंगे तो ऊपर की तरफ जो है एक एसएच है, याद रखिएगा, एसएच है जो जाता है सोनहत की तरफ। ये वो जगह है, याद रखिएगा, सोनहत। ठीक है, और वही बैकुंठपुर से याद रखिएगा पटना क्षेत्र से आप इस तरफ आएंगे तो ये जगह है आपका पौड़ी।
इसको बोलते हैं बचरा, पोड़ी बचरा। ठीक है, हमारे यहाँ 3 पोड़ी फेमस है, याद रखिएगा। कोरिया का पोड़ी बचरा, सूरजपुर का पोड़ी पचरा। ठीक है, यहां पर होता है पोड़ी पचरा, रिहंग नदी के तटीय क्षेत्र पर आता है ये। ठीक है, और कोरबा में होता है पोड़ी उपरोड़ा, पोड़ी उपरोड़ा, तो कोरबा में आता है वो। ठीक है, तो इसमें कंफ्यूज मत होइएगा, पोड़ी, पोड़ी उपरोड़ा, पोड़ी पचरा। ठीक है, अब देखिए इसी के आधार पर देखिएगा, जब हम इनकी बात करते हैं, इनके क्षेत्र की बात करते हैं, तो ऐसे में जो है सोनहत क्षेत्र है, ठीक है, चर्चा क्षेत्र है। तो ये जो 4 चीजें दिख रही हैं आपको, जैसे आपका सोनहत हो गया, बैकुंठपुर हो गया, पटना हो गया और पोड़ी बचरा हो गया, ये 4 तहसील है, याद रखिएगा, यही वो 4 तहसील है। ठीक है, और तहसील के बाद जो है अगर विकासखंड की बात करें तो पटना को छोड़ दीजिए। ठीक है, सोनहत, बैकुंठपुर और पोड़ी आपके विकासखंड में आता है। ठीक है, अब देखिएगा इसके अलावा जो है, अगर हम यहाँ के नगर पालिका परिषद की बात करें, नगर पालिका परिषद, तो नगर पालिका परिषद में 2 नगर पालिका परिषद बनते हैं यहां पर, एक है आपका चर्चा और दूसरा है आपका बैकुंठपुर। ठीक है, 2 नगर पालिका परिषद होते हैं। देखिए अर्बन क्षेत्र या शहरीकरण क्षेत्र में जो है ना 3 लेयर होते हैं, एक होता है नगर पंचायत, उसके ऊपर होता है नगर पालिका परिषद और उसके ऊपर होता है नगर निगम। ठीक है, तो यहां पर नगर निगम नहीं है, यहां पर क्या है, नगर पालिका परिषद है। दूसरा लेयर, सबसे बड़ा जो दूसरा नंबर का लेयर होता है, वो आपको मिलेगा बैकुंठपुर में और चर्चा में। ठीक है, चलिए अब पर्यटन की बात करेंगे और इसके क्षेत्र की बात करते हैं विशेष प्रकार से, याद रखिएगा। तो हम इसमें तीनों बातों को शामिल करेंगे, उद्योग क्षेत्र भी शामिल करेंगे, फिर उसके बाद पर्यटन की बात करेंगे। ठीक है, तो देखिए सबसे पहला जो है ना, आपको याद रखना है बैकुंठपुर क्षेत्र में, जैसे ही बैकुंठपुर पहुंचेंगे याद रखिएगा, तो बैकुंठपुर क्षेत्र जो है ये ऐसा नहीं कि बहुत डेवलप क्षेत्र है, लेकिन ये कह सकते हैं कि तुलनात्मक रूप से जो है शहर आपका जो 4-5 किलोमीटर जो शहर बसा हुआ है उसकी जानकारी मिलती है। 4-5 किलोमीटर से 10 किलोमीटर के बीच में जो है बैकुंठपुर का जो शहर है वो डेवलप हुआ है। ठीक है, लेकिन चूंकि इसकी पूरी आर्थिक गतिविधि एग्रीकल्चर में है, तो अधिकांश फोकस किस में रहता है इसका, एग्रीकल्चर एरिया में, यानी कि धान के फसल में। आपको इस टाइम जाएंगे आप तो पूरा एरिया जो है लहलहाता हुआ नजर आएगा, पूरा धान ही धान होता रहता है इस समय। ठीक है, अब देखिए यहां पर बैकुंठपुर जाएंगे तो सबसे पहला जो है आपको स्मृति वन मिलेगा, स्मृति वन, और इसी स्मृति वन के पास जो है एक बड़ी शिव प्रतिमा स्थापित किया गया है। ठीक है, बैकुंठपुर में स्मृति वन, और स्मृति वन में जो है आपका शिव प्रतिमा, एक बड़ी सी शिव प्रतिमा जो है स्थापित की गई है, याद रखिएगा। इसके बाद इसी बैकुंठपुर से ओड़गी वाले क्षेत्र में जाएंगे आप, ओड़गी, यहां भी एक ओड़गी है, याद रखिएगा। तो यहीं पर आपका बांध है, इसको बोलते हैं झुमका बांध, झुमका बांध। और ये झुमका बांध जो है, यहीं पर जनवरी के समय जो है झुमका महोत्सव मनाया जाता है, झुमका महोत्सव। ठीक है, हर साल जो है झुमका महोत्सव स्टार्ट किया गया यहाँ पर, एक महोत्सव जैसा फेस्टिवल जो होता है, एक वहां जाएंगे आप तो वहां पर कई ऐसे बड़े बड़े यज्ञ होते रहते हैं। ठीक है, पूरा का पूरा एक समुद्र जैसा एरिया नजर आएगा आपको, बांध है। ठीक है, और उसमें जो है लोग मछली पकड़ते हैं, और पूरा का पूरा मतलब आप ये समझिए कि पूरा फेस्टिवल जैसा जो है ना, मेला जैसा लगता है यहाँ पर। ठीक है, तो 3 से 4 दिन जो है आपको ये मेला यहाँ पर मिलेगा एक बड़े से क्षेत्र में, और ये पूरा बांध के किनारे होता है ये घटना। ठीक है, और यहाँ पर अभी जो है, हालांकि इसको पूरी तरीके से विकसित करने का काम बघेल सरकार ने किया था, कांग्रेस सरकार ने किया था। ठीक है, तो तब से जो है झुमका महोत्सव मनाया जाता है, हर साल मनाया जाता है अब यहाँ पर। ठीक है, तो ये कोरिया के लिए फेमस एक समझ लीजिए एक तरीके से गेट टुगेदर हो गया, कोरिया वाले जो है आते हैं वहां पर और फेस्टिवल मनाते हैं। ठीक है, इसके अलावा याद रखिएगा, आप इसी के पास जो है थोड़ा सा चर्चा के पास पहुंचेंगे यहाँ पर, तो यहाँ पर एक बांध है जिसे बोलते हैं गेज बांध, डैम है, याद रखिएगा, गेज नदी पर स्थापित है। ठीक है, हसदेव की सबसे बड़ी सहायक नदियों में गेज नदी आता है, इसकी लंबाई बहुत ज्यादा है। ठीक है, तो हसदेव की सहायक नदियों में गेज नदी है, और उसी पर चर्चा के पास जो है एक बांध बनाया गया है जिसका नाम है गेज बांध, याद रखिएगा। ठीक है, फिर आप पहुंचेंगे चर्चा के पास, याद रखिएगा, तो चर्चा एक क्या है, नगर पालिका परिषद है, और साथ ही साथ जो है ये एससीसीएल कॉलरी एरिया है, यानी यहां पर कोल का प्रोडक्शन होता है, कोयला निकाला जाता है। ठीक है, कोयला वाला क्षेत्र है।
ठीक है। अब यहां से चर्चा से पहले जो है एक छिंदाड़ नामक एक जगह याद रखिएगा, वहीं से सीधा जाएंगे तो सोनहत की तरफ पहुंच जाएंगे। ठीक है। अब सोनहत के बारे में जानना है तो याद रखिएगा 5-6 बातें इनके तरफ बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला कि सोनहत जो क्षेत्र है ये भी एक कोल प्रोडक्शन क्षेत्र है, यानी यहां भी कोयला निकाला जाता है, सेमी कोकिंग कोयला। दूसरी बात याद रखिएगा, यहां पर जो पहाड़ है, ठीक है, यहां पर 2 पहाड़ हैं, एक है आपका बलेंद्र पहाड़ और एक पहाड़ है आपका जिसे कहते हैं बालम पहाड़। ठीक है, तो दोनों पहाड़ का नाम याद रखिएगा, एक आपका बलेंद्र पहाड़ और एक है आपका बालम पहाड़। अब जैसे बालम पहाड़ की बात करेंगे याद रखिएगा, तो बालम पहाड़ जो है ना, ये क्यों इंपॉर्टेंट है, बिकॉज जो आपका कर्क रेखा है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, और आईएसटी रेखा है, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम जिसे बोलते हैं 82.5 की रेखा या 82.5 रेखा, एक दूसरे को क्रॉस करते हैं याद रखिएगा कहां पर, सोनहत के बालम पहाड़ में। ठीक है, तो ये याद रखिएगा कि लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड लाइन में एक दूसरे को यहां पर क्रॉस करते हैं, तो ये आपका बालम पहाड़ के पास जो है क्रॉस करते हैं। एक दूसरे को काटते हैं, क्रॉस करते हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा इसको। इसके बाद देखिएगा कि सोनहत जो क्षेत्र है ये पहले राजधानी हुआ करता था कोरिया का। ठीक है, सोनहत जो क्षेत्र है वो राजधानी हुआ करता था, और इसी के पास याद रखिएगा, इसी के पास अगर आप देखेंगे तो यहीं पर आपका एक पहाड़ है, जो पहाड़ पूरा का पूरा विकसित है इस प्रकार से, इसे बोलते हैं चांग बखार देवगढ़ की पहाड़ी। ठीक है, काफी बड़ा पहाड़ है, याद रखिएगा, चांग बखार देवगढ़ की पहाड़ी बोलते हैं इसको। ठीक, चांग बखार देवगढ़ की पहाड़ी इसे बोलते हैं, जिसका सबसे बड़ा हिस्सा एमसीबी में आता है, महेंद्रगढ़ में आता है। इसका थोड़ा सा हिस्सा इसमें आता है, याद रखिएगा, और यहीं पर एक ऊंची चोटी है, हाईएस्ट पीक। ठीक है, सबसे ऊंची चोटी जो कहलाता है देवगढ़ की पहाड़ी, इसलिए इसको मैच करके बोलते हैं चांग बखार देवगढ़ की पहाड़ी, और यह हिस्सा कहलाता है देवगढ़। ठीक है, इसकी हाइट है 1033 मीटर। ठीक है, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात 3 है, याद रखिएगा। पहला कि इस क्षेत्र में जो बारिश होती है वो छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक बारिश वाला क्षेत्र है, अधिकतम वर्षा। देखिए, छत्तीसगढ़ में सबसे ज्यादा बारिश होती है अबुझमाड़ क्षेत्र में, नारायणपुर में। ठीक है, अबुझमाड़ क्षेत्र में, नारायणपुर में। लेकिन वहां बारिश कैसे होती है, सबसे ज्यादा होती है। ठीक, यहां पर अधिक बारिश का मतलब है कि यहां जब भी बारिश होगी अधिक बारिश होगी, वहां पर हमेशा अधिक बारिश होगी। हाँ, ज्यादा होगा। ठीक है, यानी 1500 सेंटीमीटर से अधिक बारिश होती है आपके देवगढ़ की पहाड़ी के उत्तर क्षेत्र में, और वही देवगढ़ की पहाड़ी के दक्षिण क्षेत्र में कम बारिश होती है। इसलिए ये थोड़ा क्या करता है कि बारिश को सेपरेट करता है, अलग अलग करता है, कि ऊपर जाएंगे तो ज्यादा बारिश होगा, नीचे आएंगे तो कम बारिश होगा। ठीक है, इसलिए इसकी वैल्यू है, याद रखिएगा। दूसरा सबसे बड़ा वैल्यू याद रखिएगा कि यहीं से एक नदी निकलती है जिसे कहते हैं हम लोग हसदेव नदी। ठीक है, तो यहां से जो हसदेव निकलती है ये एक हसदेव नदी है, याद रखिएगा। इसकी लंबाई है 176 किलोमीटर। ठीक है, इसकी लंबाई है 176 किलोमीटर, और इसी नदी पर एक यहां पर वाटरफॉल है, याद रखिएगा, इसे बोलते हैं गौरघाट, गौरघाट जलप्रपात। ठीक है, गौरघाट जलप्रपात याद रखिएगा, हसदेव नदी पर है, और अभी बहुत फेमस है, याद रखिएगा। अभी के टाइम पर जो है ना, 1-2 साल से बहुत लोग पहुंचते हैं यहाँ पर पिकनिक विकनिक, और आपका जो पर्यटन के नाम पर काफी लोग पहुंचते हैं यहाँ पर। ठीक है, तो याद रखिएगा गौरघाट के बारे में, तो ये याद रखिएगा गौरघाट क्षेत्र। अब इसके बाद देखिएगा, नहीं, चिरमिरी तो इस तरफ है। ठीक है, ये वो जगह है जो कि आपके बैकुंठपुर से सोनहत की तरफ जाएंगे तब मिलेगा। ठीक है, तो ये रूट है आपका, अलग रूट है, गौरघाट क्षेत्र पड़ता है ये याद रखिएगा। ठीक है, अब सोनहत के क्षेत्र के बाद जो है आप वापस आएंगे और वापस बैकुंठपुर के पास पहुंचेंगे, याद रखिएगा। तो बैकुंठपुर से पटना की तरफ जाएंगे, तो पटना के पास यहां पर एक और पहाड़ी है जिसे बोलते हैं चामट पहाड़, चामट पहाड़, और ये भी पूरा कोयला उत्पादन एरिया है, याद रखिएगा। इसके आसपास के जितने भी एरिया हैं, जैसे पंडोपारा हो गया, कटकोना हो गया, ये पूरा का पूरा एरिया आपका
कोयला उत्पादन वाला एरिया है, ठीक है। लेकिन पहाड़ को मत भूलिएगा, चावट पहाड़, क्योंकि यहाँ पर महाशिवरात्रि का मेला लगता है, महाशिवरात्रि का मेला, ठीक है। इसके अलावा देखिएगा इन क्षेत्रों में जैसे ही पटना के पास क्रॉस करेंगे तो यहीं से आपको एक नदी मिलेगी जिसे बोलते हैं गोबरी नदी, ठीक है, जो कि बाउंड्री बनाती है किसके किसके बीच में, याद रखिएगा आपके सूरजपुर और आपके कोरिया के क्षेत्र में ये बाउंड्री बनाती है, ठीक है। तो इतना आपको याद रखना है, कोरिया के क्षेत्र में ये सारी चीजें आती हैं, ठीक है। इसी के साथ याद रखिएगा कि कोरिया के क्षेत्र में दो तीन बातें जो कि उद्योग से संबंधित है या फिर अन्य क्षेत्रों से संबंधित है, जैसे आपका बैकुंठपुर के पास जाएंगे, बैकुंठपुर के पास एक जगह है याद रखिएगा जो है आपका महलपारा, ठीक है, यहीं पर है आपका महलपारा। और यहां पर महलपारा के पास जो है ना, महलपारा के पास आपका एक पैलेस है जिसे बोलते हैं कोरिया पैलेस या गढ़ी, ठीक है, कोरिया पैलेस या गढ़ी कहते हैं, याद रखिएगा, ठीक है। रामानुज प्रताप सिंह देव के जो है यहाँ पर गढ़ी है या पैलेस है, उनका महल है बैकुंठपुर के पास, याद रखिएगा। जैसे ही आप बैकुंठपुर के पास जाएंगे थोड़ा सा उत्तर के क्षेत्र में यहाँ पर एक मंदिर है, ठीक है, उस मंदिर को कहते हैं छिपछिपी मंदिर, छिपछिपी मंदिर। तो ध्यान रखिएगा ये बैकुंठपुर के पास जो है ये मंदिर पड़ता है छिपछिपी मंदिर, ठीक है। नाम के कारण ही जो है थोड़ा अपने आप में अनोखा है, नाम याद रखिएगा छिपछिपी मंदिर, ठीक है। अंतिम बिंदु है याद रखिएगा कि जैसे ही आप इन क्षेत्रों से ऊपर की तरफ जाएंगे यानी सोनाथ के पास से इस तरीके से गुजरेंगे, याद रखिएगा तो अब जो मैं एरिया बना रहा हूं उसको समझिएगा। ये जो पूरा क्षेत्र आपको दिख रहा है इसे बोलते हैं गुरु घासीदास नेशनल पार्क या राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है। याद रखिएगा कि कोरिया और मनेन्द्रगढ़ क्षेत्र को मिला करके बनाया गया है गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है। यह राष्ट्रीय उद्यान जो है देखिए छत्तीसगढ़ में 3 राष्ट्रीय उद्यान है, एक इंद्रावती है, दूसरा कांगेर है और तीसरा आपका गुरु घासीदास है, ठीक है। तो 3 ही राष्ट्रीय उद्यान हमारे यहाँ है। उन 3 राष्ट्रीय उद्यान में याद रखिएगा इसका जो पुराना नाम था, प्राचीन नाम या पुराना नाम कह सकते हैं, पुराना नाम संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है, पुराना नाम था संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान। और इसकी स्थापना की गई थी 1981 में, ठीक है, 1981 में, याद रखिएगा। लगभग ये कह सकते हैं कि छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है आपका ये वाला राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है, जिसका क्षेत्रफल है 1440 किलोमीटर स्क्वायर पर क्षेत्रफल है, याद रखिएगा। एरिया है आपका 1440 स्क्वायर मीटर किलोमीटर स्क्वायर पर। और साथ ही साथ याद रखिएगा कि ये जो है हमारे राज्य का 4th टाइगर प्रोजेक्ट बनाया गया है, यानी कि ये टाइगर प्रोजेक्ट के अंतर्गत आता है, याद रखिएगा। यहां पर जो बाघ है उनका संरक्षण किया जाएगा, किसके साथ मिला करके, तमोर पिंगला को मिला करके, ठीक है। तो ये 3-4 बातें आपको यहां पर याद रखना है। आपने कल पढ़ा था तमोर पिंगला सूरजपुर वाला क्षेत्र, तो वहां से इसको जोड़ेंगे और इन सभी को मिलाकर के जो है टाइगर प्रोजेक्ट बनाया जाएगा, याद रखिएगा, ठीक है। राज्य का 4था टाइगर प्रोजेक्ट बनेगा ये, ठीक है। तो ये सभी जो है आपके कोरिया के अंतर्गत आने वाले क्षेत्र, याद रखिएगा, कोरिया में ये सभी क्षेत्र आते हैं। मुख्य रूप से आपको इतनी बातें यहाँ पर ध्यान रखना है, ठीक है। ये कोरिया के बारे में था, याद रखिएगा। अब देखिए इनके आर्थिक क्षेत्र की बात करते हैं या कोरिया के आर्थिक क्षेत्रों की बात करें तो याद रखिएगा मुख्य रूप से यहाँ पर जो आर्थिक है या फिर सामाजिक क्षेत्र की बात करें तो यहाँ पर आर्थिक स्थिति का जो क्षेत्र है अभी वर्तमान में, उसमें सबसे ज्यादा जो हमारा क्षेत्र है वो एग्रीकल्चर क्षेत्र है, ठीक है। यानी हमारे यहाँ जो है कृषि पर आधारित उद्योग यहाँ पर ज्यादा है, आधारित क्षेत्र। और साथ ही साथ याद रखिएगा अगर सामाजिक क्षेत्र की बात करें तो यहाँ पर 2 जनजातियां मुख्य रूप से पाई जाती हैं, एक आपकी कोल जनजाति, दूसरा आपका पंडोब जनजाति, तीसरा आपका भील जनजाति। भील, हाँ, याद रखिएगा एमपी में भील बहुत ज्यादा पाए जाते हैं, कोल, पंडोब और भील जनजाति। ये मुख्य रूप से जो है
इस जिले में रहते हैं, याद रखिएगा। इनके बारे में आपको इतना याद रखना है, ठीक है। तो ये सारा आपको क्षेत्र याद रखना है, कौन सा चीज कहां पर है। हालांकि मैंने इसे समझाने का पूरा प्रयास किया हुआ है, 1 से 2 बार वीडियो को देखकर जो है आप कोरिया के बारे में पूरी अच्छे तरीके से समझ पाएंगे, ठीक है। इतना आपको याद करना है। चलिए, तो ये था आपका छत्तीसगढ़ का कोरिया जिला, ठीक है। कल हम बात करेंगे मनेन्द्रगढ़ के बारे में।